जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में यूपी पीसीएस मेंस 2025 के पेपर 6 से रिलेटेड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड शुगर इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी में, उसी सीरीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया में टेक्सटाइल यानी कॉटन टेक्सटाइल पता नहीं कब से इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी उसके अंश पाए गए। उसके अलावा आर्यन लिटरेचर में भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। और इंडिया सिंडन यानी कि ग्रीक्स और रोमन जो है इंडियन कॉटन को सिंडन कहते थे। इस तरह से जो है इंडिया की एक हिस्ट्री रही है कॉटन से। अगर हम बात करते हैं यूपी स्पेसिफिक, तो यूपी में भी कॉटन है, पता नहीं कब से कितना हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री है इसकी। और हर सिटी में एक स्पेसिफिक वैरायटी है कॉटन की, जो कि वहाँ के लोकल कल्चर से, कस्टम से, ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। और एक बड़ी जनसंख्या यूपी की कॉटन टेक्सटाइल में से इंगेज है और एम्प्लॉयमेंट का साधन है। एग्रीकल्चर के बाद सेकंड नंबर का जो एम्प्लॉयमेंट का साधन है यूपी का, वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सॉरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। हम देखते हैं एक टर्म है कॉटन इंडस्ट्री और एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल ये ब्रॉड टर्म है, उसी के अंतर्गत बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज आती हैं। तो टेक्सटाइल के अंतर्गत जैसे आपका कॉटन टेक्सटाइल हो गया, जूट टेक्सटाइल हो गया, ऊल टेक्सटाइल हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया और सिंथेटिक फाइबर्स हो गए। तो वी कैन क्लासीफाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनटू सेवरल टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉटन टेक्सटाइल, सेकंड वन इज wool textile, third one is jute textile, next one is silk textile, then synthetic fibers। तो हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखा, इसको हम कई भागों में डिवाइड कर देते हैं। और मेनली हमारा जो तात्पर्य है यहाँ पे वो कॉटन टेक्सटाइल है, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो यूपी में पूछेगा। और ऊल या जूट या सिल्क या सिंथेटिक फाइबर ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसके बारे में हम जनरल ओवरव्यू ही जान लेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो कॉटन टेक्सटाइल इन यूपी। कॉटन टेक्सटाइल इन यूपी, इसके से रिलेटेड पहले नंबर पे हम जान लेंगे कि इसका रोल या इम्पोर्टेंस क्या है कॉटन टेक्सटाइल का उत्तर प्रदेश में, इस इंडस्ट्री का। सेकंड नंबर पे क्या क्या चैलेंजेस हैं इससे रिलेटेड। और उसके अलावा यूपी में लोकलाइजेशन फैक्टर क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो यूपी में है वो किस किस एरिया में पाया जाता है, और इसके लोकलाइजेशन फैक्टर क्या है, वो क्या कारण है जिनके कारण किसी एरिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा है यूपी में। और उसके अलावा जो समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या होगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, क्या क्या जो है रेमेडीज़ के लिए उसने नई नई स्कीमें चलाई हैं कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड। अब उनको हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस करते हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल जो है इसको वाइट गोल्ड भी बोला जाता है, वाइट गोल्ड कॉटन को। और उस कॉन्टेक्स्ट में यूपी जो है थर्ड नंबर का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में थर्ड नंबर पे है। तो यूपी इज द थर्ड लार्जेस्ट फैब्रिक प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। यूपी किसी पोजीशन पे, यूपी इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। फर्स्ट नंबर पे हमेशा महाराष्ट्र या गुजरात रहता है, और थर्ड नंबर में तमिलनाडु रहा करता था जनरली, बट इधर कुछ सालों से यूपी जो है थर्ड पोजीशन पे आ गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कभी कभी फोर्थ पे भी रहता है यूपी, बट हम यहाँ पे थर्ड ही रखेंगे क्योंकि यूपी का अपना मामला है। तो यूपी इज द थर्ड लार्जेस्ट फैब्रिक प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया एंड प्रोड्यूसिंग अप्रोक्सीमेटली 13% ऑफ नेशनल प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश पूरी इंडिया का लमसम 13% जो है टेक्सटाइल पैदा करता है या फैब्रिक पैदा करता है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि यूपी में अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, क्या है एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट का क्या रोल है, तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 जो नहीं है करोड़ यूपी इतने वैल्यू का एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल से।
टेक्सटाइल से जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आता है यूपी का, वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ है। तो एक्सपोर्ट ऑफ द टेक्सटाइल एंड अपैरल फ्रॉम यूपी वाज वैल्यूड अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ इन 2021 एंड 22। 2021 और 22 में यूपी में एक्सपोर्ट से टेक्सटाइल के द्वारा जो अर्निंग हुई, जो रेवेन्यू हुआ, वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ की वैल्यू का एक्सपोर्ट यूपी करता है। कितने हजार करोड़ का? 20,000 करोड़ वैल्यू जो है, इतने वैल्यू का यूपी एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल और अपैरल वगैरह के गुड्स के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सोर्स है आफ्टर एग्रीकल्चर इन यूपी। यूपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, सारे टेक्सटाइल आ जाएंगे। ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है आफ्टर एग्रीकल्चर इन यूपी। यूपी के बारे में हमको पता है कि ये पॉपुलेशन में सबसे बड़ा स्टेट है। 24 करोड़ यहाँ की लमसम जनसंख्या है। इस हिसाब से ये इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है। तो ये कह सकते हैं यूपी इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर टेक्सटाइल एंड अपैरल इन इंडिया। इंडिया में यूपी सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगर कहीं की जनसंख्या ज्यादा है तो मार्केट भी होगा, और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि वहां पे लेबर सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। तो यूपी प्रोवाइड हाई परसेंटेज ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर टू द टेक्सटाइल यूनिट्स अक्रॉस द इंडिया। क्या है? यूपी प्रोवाइड्स हाईली स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स टू द टेक्सटाइल यूनिट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अक्रॉस द इंडिया। पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल यूनिट्स को स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड हर तरह का लेबर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये बात कि स्किल्ड अनस्किल्ड यानी हर तरह का है। मेनी ऑफ दीज आर वीमेन एंड पर्सन फ्रॉम वीकर सेक्शन। ये जो टेक्सटाइल वर्कर हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनमें से बहुत सारे वीमेन भी इसमें काम करते हैं, वीमेन एम्प्लॉई हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी जनसंख्या वीकर सेक्शन से भी है, यानी डिप्राइव्ड क्लास से भी बहुत सारे लोग इसमें वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं। नेक्स्ट क्या है? यूपी हैज ओवर 2.5 लाख हैंडलूम वीवर ऑपरेटिंग अबाउट 1,10,000 हैंडलूम्स। उत्तर प्रदेश में अगर हम हैंडलूम की बात करें तो 2.25 लाख हैंडलूम क्या है? वीवर्स हैं, यानी कि जो बुनकर हैं, हैंडलूम में जो बुनकर काम करते हैं, उनकी जनसंख्या यूपी में 2.5 लाख है। 2.5 लाख या 2.5 लाख, 2.5 लाख या 2.5 लाख, 2.5 लाख हैंडलूम वीवर या 2.5 लाख बुनकर जो हैंडलूम में काम करते हैं। वो बुनकर जो हैंडलूम में काम करते हैं यूपी के अंदर, उनकी जनसंख्या 2.5 लाख है। ये जो 2.5 लाख वर्कर हैं, वीवर जो हैंडलूम में काम करते हैं, बुनकर, वो लमसम टोटल हैंडलूम यूपी में 1,10,000 है। तो 1,10,000 जो हैंडलूम है यूपी के अंदर, उसमें 2.5 लाख वीवर यानी बुनकर काम करते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग यूपी में इससे हैंडलूम पर निर्भर हैं, या इसका इतना बड़ा रोल है, महत्व है। अच्छा, अभी हाल के दिनों में हमने क्या देखा? हैंडलूम को पावरलूम ने रिप्लेस कर दिया। तो इन द रिसेंट ईयर पावरलूम हैव रिप्लेस्ड हैंडलूम। अभी हाल के दिनों में हमने क्या देखा कि पावरलूम ने किसको रिप्लेस किया? हैंडलूम को। तब हैंडलूम की यानी कि साइज या उसका जो है क्वांटिटी कम हो रहा है, और ज्यादातर लोग पावरलूम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक होता है आपका मिल। टोटल जो है 60 कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है यूपी में हैं, ऑपरेटिंग है। ये जो 60 टेक्सटाइल मिल यूपी में ऑपरेटिंग है, उनमें से 10 टेक्सटाइल मिल कहाँ पे लोकेटेड है? कानपुर में है। तो 10 टेक्सटाइल मिल कहाँ पे हैं? कानपुर में ऑपरेटिंग है। तो टोटल 60 टेक्सटाइल मिल्स इन यूपी। आउट ऑफ इट 60 मिल्स आर लोकेटेड इन कानपुर, सॉरी 10 मिल्स आर लोकेटेड इन कानपुर। ये आपका जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड था, हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। और इसके आगे अगर हम चलते हैं
तो टेक्सटाइल के बाद हमारा जो है एक अगला जो टॉपिक्स है वो इसी से रिलेटेड है कि लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब टेक्सटाइल से रिलेटेड दो तीन पॉइंट्स हैं और भी हम जान लें। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस यूज किया कि फ्रॉम वीकर सेक्शन एंड वीमेंस, एक वर्ड हमने ये यूज किया। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है या पूछा भी जा चुका है सिविल एग्जाम वगैरह में कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्सटाइल इन द सोशियो इकोनॉमिक व्हाट इज द सोशियो इकोनॉमिक रोल ऑफ द टेक्सटाइल, यानी कि टेक्सटाइल का सोशियो इकोनॉमिक में क्या रोल है या इंडिया की सोसाइटी में टेक्सटाइल का क्या रोल है। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछता है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वेदर कॉटन टेक्सटाइल या टेक्सटाइल इज रिलेटेड विद फ्रीडम स्ट्रगल, क्या टेक्सटाइल का संबंध फ्रीडम स्ट्रगल से। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो वो जनरल जो जीएस का टॉपिक है वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और उसके अलावा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ब्रिटिश पीरियड में एक क्वेश्चन ये भी पूछता है इससे रिलेटेड। तो ये सब जीएस के और हिस्ट्री में या नॉर्मल जो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की जो टॉपिक्स हैं मतलब कि फर्स्ट पेपर है और थर्ड पेपर में जीएस के, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इनके बारे में। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं मेजर जो टेक्सटाइल है उससे, कॉटन टेक्सटाइल उसी से संबंधित। देखिए एक तो ये मैंने लिखा था कि सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या आता है, नायलॉन, पॉलिस्टर्स और आपका जो है रेयॉन, ये सब आता है। रेयॉन क्या होता है, ये एक तरह से सेलुलोज से यानी कि वुड लकड़ी से बना होता है, ये सेमी सिंथेटिक होता है। तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन यूपी। लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन यूपी। उत्तर प्रदेश में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है लोकलाइज होने के यानी कि इस्टेब्लिश होने के क्या क्या कारण हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमने लाल इमली वाली कहानी एक दिन पढ़ी थी कि 1876 में ब्रिटिश ने कॉटन टेक्सटाइल को लाल इमली में वूलन जो है टेक्सटाइल का एक तरह से फैब्रिक बना करके, और वो कपड़ा ही बनता था वुड से, तो वूलन जो है टेक्सटाइल की से आपका एक पहली इंडस्ट्री जो है ब्रिटिश पीरियड में कहाँ पे, लाल इमली नाम की जगह है कानपुर में, वहाँ पे स्टार्ट हुई थी ये लाल इमली। ठीक है, ये फर्स्ट जो है टेक्सटाइल मिल यूपी में स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश पीरियड में 1876 में। पहली चीज तो ये हो गई आपकी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेटअप करने के फैक्टर क्या क्या हैं। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज को हमको अगर इस्टेब्लिश करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना होगा कि एक तो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल, और सेकंड नंबर पे हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की, रॉ मटेरियल के अलावा हमें ज़रूरत होती है मार्केट की, ये दो वह मेजर फैक्टर हैं कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड। रॉ मटेरियल की बात की जाए तो इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, लाइट होता है, लाइट एंड बल्की होता है, प्योर होता है ये रॉ मटेरियल इसका। और उसके अलावा जो है मतलब कि बल्कि होता है, लाइट होता है, प्योर होता है इसका रॉ मटेरियल। मार्केट जो है वो भी एक फैक्टर है। ब्रिटिश टाइम में जो इनिशियल लेवल पे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न मिल्स वगैरह जो ब्रिटिश के टाइम पे नई जो मिलें स्टार्ट की गई, ट्रेडिशनल तो चली आ रही हैं, हैंडलूम टाइप बहुत पहले से चली आ रही हैं अलग अलग पॉकेट्स में इंडिया में। बट ब्रिटिश पीरियड से जो फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट आया उसमें जो मिल स्टार्ट हुई, मिल वाला कॉन्सेप्ट, तो कॉटन मिल सबसे पहले ब्रिटिश पीरियड में कवास जी नौरोजी क्या है, कवास जी यहाँ पे 1853-54 मुंबई में पहली बार कॉटन मिल स्टार्ट हुई थी 1853 मुंबई में। उसका कारण क्या था कि मुंबई के सराउंडिंग एरिया जो ब्लैक सॉइल वाला रीजन है वहां पे आसानी से कॉटन अवेलेबल हुआ करता था। तो उसके हिंटरलैंड में यानी कि ब्लैक रिगर सॉइल जो था, तो वहां पे ये एक कारण तो ये था। बाद में जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और मार्केट
के आधार पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होने लगी। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से मुंबई से अहमदाबाद, पुणे उधर शिफ्ट हुई। फिर साउथ की तरफ टेक्सटाइल मिलें बहुत सारी स्टैब्लिश हुई ब्रिटिश पीरियड में। उसी कड़ी में मार्केट आधारित कुछ टेक्सटाइल मिल स्टैब्लिश होने लगी। उनमें ईस्टर्न इंडिया की तरफ कोलकाता में, और सेंट्रल इंडिया यानी या नॉर्थ इंडिया में ये आपका कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। तो कानपुर में जो ये स्टैब्लिश हुई ये मार्केट आधारित है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्योर एंड रॉ मटेरियल बेस, यानी कि ये प्योर रॉ मटेरियल होता है इसका, और बल्क में इसका रॉ मटेरियल होता है। तो प्योर एंड बल्की रॉ मटेरियल बेस्ड है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो प्योर एंड बल्की रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल। पहली चीज तो ये हो गई इसकी कड़ी। अच्छा, वेबर जो है एक ज्योग्राफर है, उसने एक थियरी दी, उसके अंतर्गत उसने ये बताया कि कोई भी इंडस्ट्री अगर हमको लोकेट करना है तो हमको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा, तभी हम जो है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। उसके अंतर्गत उसने मेनली आयरन स्टील के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया था वेबर ने, फैक्ट्री लोकलाइजेशन के लिए या फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। तो वेबर की जो थियरी है इंडस्ट्रियल लोकेशन के से रिलेटेड, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को? तो यहाँ पे लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू वेबर्स थियरी ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन मिल in UP, it is most suited because raw materials and market are easily available। रिवर के हिसाब से अगर फैक्ट्री आपको स्टैब्लिश करना हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल और मार्केट, उनमें जो है समन्वय देखा जाता है कि उसमें कितना कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन है, उस हिसाब से इंडस्ट्री लोकेट की जाती है। पहले हम वेबर की थियरी जान लेते हैं जो इंडस्ट्री लोकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री लोकेशन थियरी किसके द्वारा दी गई है? बाय वेबर, मैक्स वेबर या वेबर ने इंडस्ट्री लोकेशन से एक थ्योरी दी है। उसमें यह कहा कि अगर कोई इंडस्ट्री सिंगल यानी कि रॉ मटेरियल बेस है, क्या है? सिंगल रॉ मटेरियल बेस है। मान लेते हैं कि यह सिंगल रॉ मटेरियल बेस है, तो ये रॉ मटेरियल 1 लिख दिया। तो क्या वो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के सराउंडिंग में स्टैब्लिश होगी या मार्केट के सराउंडिंग में स्टैब्लिश होगी? तो उसने ये कहा कि ये मार्केट है। कोई अगर सिंगल रॉ मटेरियल बेस इंडस्ट्री है तो इन दोनों के बीच में उसको स्टैब्लिश किया जाएगा, यहां पे कहीं पे इंडस्ट्री लोकेटेड होगी बीच में। दूसरी कहानी क्या है? अगर मान के चलिए कि जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, सपोज दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल इसमें 2 मेनली हैं, एक आपका जो है आयरन ओर है, आयरन ओर, और दूसरे नंबर पे कोल यानी कोयला। या तो इसमें कोयले की जरूरत होती है या तो आयरन ओर की जरूरत होती है, और ये मार्केट मान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे जो इंडस्ट्री 2 रॉ मटेरियल बेस पे हो, आधारित हो, 2 रॉ मटेरियल की उसको जरूरत पड़ती हो, तो अगर वहां पे इंडस्ट्री यहां लगाते हैं हम, तो फिर मार्केट दूर हो जाएगा। अगर इंडस्ट्री यहां लगाई जाए तो ये एरिया दूर हो जाएगा, इंडस्ट्री यहां लगाई जाए तो ये एरिया दूर हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि इंडस्ट्री कहीं
रॉ मटेरियल के पास में बट मार्केट से भी ज्यादा दूरी ना हो, तो यहां पे कहीं पे इंडस्ट्री लगाई जाएगी। तो ये देखेंगे हम, अगर यहां पे देखिए, यहां से मार्केट तो थोड़ा सा दूर है, बट ये एरिया जो आपके रॉ मटेरियल के दोनों सोर्स हैं वो बहुत ज्यादा करीब करीब पड़ जाते हैं। ये बेटर ऑप्शन होगा आपका इंडस्ट्री लोकलाइजेशन के लिए। किसके हिसाब से? ये वेबर के हिसाब से। तो ये आयरन स्टील में फार्मूला अप्लाई किया। अगर हम देखते हैं कि कोई इंडस्ट्री सिंगल रॉ मटेरियल बेस है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो उसके लिए या तो आपको उसको रॉ के सोर्स में अप्लाई कर दो, जैसे कि ब्रिटिश ने स्टार्टिंग के दिनों में मुंबई में, अहमदाबाद में, पुणे में या सदर्न इंडिया में ये सारे के सारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेटअप किया था। बाद के दिनों में वही इंडस्ट्री आपका मार्केट के एरियाज में सेटअप की गई। मार्केट का मतलब कि जैसे कोलकाता या आपका एक्सपेंशन जब हुआ और ये कानपुर, तो ये मार्केट बेस है। कानपुर वगैरह की जो इंडस्ट्रिया ब्रिटिश पीरियड में लगी थी, तो वो मार्केट बेस है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए जो कि यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल क्या है कि यूपी में मार्केट कहाँ अवेलेबल है और रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल है, ये भी हम देख लेते हैं यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रॉ मटेरियल की अगर बात की जाए, रॉ मटेरियल्स अगर देखते हैं हम कॉटन के मामले में, तो देखिए जो बुंदेलखंड और रोहेलखंड, बस ये याद कर लीजिए, कुछ नहीं इसमें है। बुंदेलखंड एंड रोहेलखंड यानी कि अपर गंगा दोआब, इस एरियाज में कॉटन कॉटन की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है, क्योंकि कॉटन के लिए जो सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो यहां पे अप्रोक्सीमेट आसानी से अवेलेबल है। देखिए जब सोविंग टाइम होता है, इसका बुवाई के टाइम पे, ये मार्च या अप्रैल में किसान इसकी सीड डाल देते हैं खेत में, बुवाई इसकी अप्रैल में हो जाती है। उस टाइम का जो टेम्परेचर है आपका 21 से लेकर के आपका 27 सेंटीमीटर टेम्परेचर होना चाहिए। जब हार्वेस्टिंग का समय आता है, तो इसका टेम्परेचर आपका 30 तक चला जाएगा। यानी यहां पे मान लेते हैं हम कि 25 से लेकर के 30 या 32 जो है सेंटीग्रेड। ये मतलब कि क्लियर सन्नी वेदर होना चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम, तभी ग्रो होता है। क्लियर सन्नी वेदर। ये जो सोविंग के टाइम पे या हार्वेस्टिंग के टाइम पे कभी भी ये फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में, फ्रॉस्ट फ्री भी होना चाहिए। तो पाला तो प्लेन एरियाज में या यूपी के जो गंगा प्लेन है या पूरी यूपी में पाला गिरता है, पर ठंडियों में गिरता है। तो नवंबर आते आते किसान जो है, पाला गिरने से पहले या ठंड आते आते किसान इस फसल की अपनी कटाई कर लेते हैं, यानी कि उसके जो फूल होते हैं उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, पलक कर लेते हैं फूल को, जो इसका कॉटन तैयार होता है। तो ये मतलब पाला गिरने से पहले ये काम होकर के तैयार हो जाता है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये खरीफ क्रॉप भी है। अगली कंडीशन इसमें क्या होती है कि इसका मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया क्लाइमेट हो गया। सेकंड नंबर में इसमें रेनफॉल की जरूरत होती है। रेनफॉल इसमें 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर की बारिश की जरूरत होती है। तो अप्रोक्सीमेट यूपी में जैसे देखिए बुंदेलखंड का जो बेल्ट है वहां पे 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। वेस्ट यूपी में 70 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। बस वेस्ट यूपी में या जो ये प्लेन है आपका क्या कहते हैं रोहेलखंड प्लेन वाला बेल्ट है, यहाँ पे पेरिनियल रिवर है, वेल डेवलप्ड कैनाल लिंकेज हैं, और आपका ये क्या कहते हैं ट्यूबवेल, वेल कनेक्टेड पावर सप्लाई। तो ये सारी सुविधाएं होने के नाते इरिगेशन की यहाँ पे जरूरत होती तो वो किसान कर लेते हैं। तो ये सारी सुविधाएं वहां पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा इसका बेस्ट जो है सॉइल अगर माना जाता है तो ये ब्लैक सॉइल साउथ इंडिया का है। बट जो नदर्न प्लेन का जो सॉइल है वो भी सूटेबल है, क्योंकि बहुत सारी जो है बीटी कॉटन वगैरह के जो वैरायटीज हैं उसको हर तरह के क्लाइमेट में, हर तरह के उसमें उपजाऊ किया जा सकता है। उसके अलावा हरियाणा, पंजाब भी हमारे पास सोर्स है, वहां से भी कॉटन उठाया जा सकता है। और ये मालवा प्लेटू जो कि ब्लैक सॉइल है वो भी बहुत ज्यादा नियर बाई है, इसलिए वहां से भी आपका कॉटन, वहां रॉ मटेरियल का सप्लाई किया जा सकता है। ये सारे फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे,
यूपी में सब सारे के सारे सुटेबल हैं यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ये कॉटन इंडस्ट्रीज यूपी में वेल फ्लोरिश हैं। ये तो मतलब कि फैक्टर्स हो गए। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉटन एक्चुअल में ये क्लाइमेट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, बट ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे यहाँ समर में रहती है, इसीलिए हम इसको समर में यानी कि खरीफ की फसल के तौर पे उगाते हैं। ये एक कहानी हो गई। मार्केट की बात की जाए, ये फर्स्ट नंबर पे हमारा ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल के बाद सेकंड नंबर पे क्लाइमेट्स हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्लाइमेट हो जाएगा। क्लाइमेट में क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा मार्केट है, थर्ड नंबर का जो पॉइंट है इसके अंतर्गत, लोकलाइजेशन के अंतर्गत थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो मार्केट है। तो मार्केट जो है, यूपी बहुत बड़ा मार्केट खुद अपने में है। थर्ड नंबर पे क्या है, मार्केट, इसके लोकेशन में। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या देखा, यहाँ पे क्लाइमेट है। फर्स्ट नंबर पे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। सेकंड नंबर पे क्लाइमेट होना चाहिए। क्लाइमेट इसलिए ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट इसलिए जरूरी होता है इसके लिए, क्योंकि इसके जो यार्न या थ्रेड होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो कपड़े बनते हैं। तो ये इसीलिए कोस्टल एरियाज में बनाए जाते थे ज्यादातर, मतलब मिलेज कहाँ पे लगाई गई, नहीं कोस्टल एरियाज में, क्योंकि वहां पे मॉइस्ट क्लाइमेट होती है, नमी रहती है एटमॉस्फेयर में। क्या रहती है, नमी रहती है एटमॉस्फेयर में कोस्टल एरियाज में। इसीलिए इनिशियल पीरियड में ब्रिटिश ने फैक्ट्री सारी की सारी कहाँ पे लगाई थी, कोस्ट में लगाई थी, क्योंकि कोस्ट का जो वेदर होता है, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, सारे कोस्टल सिटीज हैं, या पूना हो गया, अहमदाबाद हो गया, सब कोस्टल टाइप टाउन्स हैं। तो इन एरियाज में आपने क्या देखा, या कोस्ट के नियर बाई अहमदाबाद है, लेकिन कोस्ट से नियर बाई है, ज्यादा दूर नहीं, 100 से 200 किलोमीटर है, इसलिए कोस्ट का इंफ्लुएंस रहता है। मतलब तो कोस्टल एरियाज में क्या है, आप इंडिया की कंडीशन में देखेंगे तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट है। मॉइस्ट क्लाइमेट किस चीज को सपोर्ट करता था, ये आपका जो थ्रेड है, यानी कि यार्न, जो धागा है वो टूटता नहीं है, वो टूटता नहीं, वो ब्रोक, मतलब कि धागा जो है अगर मॉइस्ट क्लाइमेट तो टूटेगा नहीं, इसीलिए वहां पे लगाया गया था। बट टेक्नोलॉजी के एडवांस हो जाने के साथ साथ क्या है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके कारण अब ये क्लाइमेट कोई बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं रहा। अब ये कहीं पे भी फैक्ट्री लगाई जा सकती है। वेल डेवलप, वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी हैं। अगर वो बल्कि रॉ मटेरियल है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी चारों तरफ आ चुकी हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये मार्केट है। मार्केट के मामले में पहले नंबर पे कानपुर में और दिल्ली एनसीआर में जो आपका मोदी मिल वगैरह का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, वहां पे कॉटन टेक्सटाइल है। तो ये मोदी जो है 1947 के बाद मोदी जो है करके एक सिटी स्टैब्लिश हुई यहाँ पे, हापुड़ और क्या कहते हैं, मेरठ और गाजियाबाद के बीच में मोदी है, मोदी नगर करके। तो वहां पे जो कॉटन टेक्सटाइल मिल वगैरह स्टार्ट हुई मोदी नगर की, वो मार्केट बेस्ड है सारी की सारी। क्या है, कानपुर एंड मोदी नगर, ये एग्जाम्पल है। एंड मोदी नगर, यहां की जो मिलें हैं वो सारी की सारी मार्केट आधारित स्टैब्लिश हुई थी। उसके अलावा चीप लेबर सप्लाई, चीप लेबर सप्लाई इसकी जरूरत होती है। तो यूपी तो बहुत ज्यादा लेबर सप्लाई के दूसरे स्टेट को भी करता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये भी यूपी में वेल कनेक्टेड है। बहुत सारे रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट हैं, वेल कनेक्टेड हैं यूपी के चारों तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी से संबंधित, जो है इंडस्ट्रियल इनर्शिया या हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट। ठीक है, हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट या इंडस्ट्रियल इनर्शिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि अगर पहले से कहीं पे कोई इंडस्ट्री लोकेटेड है और वहां पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट हो जाए, ये अलग बात है कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल ना हो, जैसे रॉ मटेरियल या मार्केट, तो भी वहां ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहता है, वहां लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, भर्ती कर लगाने वाले रहते हैं, तो एक ट्रेंड बन जाता है उस इंडस्ट्री का, जिसके कारण तब भी वो इंडस्ट्री रन करती रहती है। तो ऐसे यूपी की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी इसी आधार पे अभी भी पता नहीं कैसे चली आ रही सिंस इमेमोरियल टाइम्स। तो नंबर फर्स्ट पे, फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा एडवांटेज ऑफ अर्ली या अर्लियर
लोकलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल इनर्शिया। इंडस्ट्रियल इनर्शिया का मतलब कि कोई भी फैक्ट्री कहीं पे है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट अगर से उसकी फुलफिल ना हो, जैसे कि मान लीजिए रॉ मटेरियल मार्केट, फिर भी वो इंडस्ट्री फ्लोरिश रहती है, क्योंकि ऑलरेडी जो उसके ऑनर्स होते हैं वो ऑलरेडी इतना पैसा कमा चुके होते हैं और वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने, रन करने में सक्षम होते हैं। तो वो बाहर से रॉ मटेरियल को या सप्लाई अपना फिनिश गुड्स को बाहर के मार्केट में भी करते रहते हैं। और यूपी की जितनी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं अलग अलग टाउन्स में, जैसे कि बनारस है, आजमगढ़ है, गोरखपुर है, टाटा है, मुरादाबाद है, बरेली है, मेरठ है, ये सारे के सारे जो ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट टाइप है या आपका पावर, ये क्या कहते हैं, हैंडलूम टाइप जितना भी प्रोडक्ट है वो एक पैटर्न पे उस तभी से चलता चला रहा है, इसीलिए आज भी रन हो रहा है वो सारा का सारा जो है। अच्छा, अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर्स इन यूपी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इससे रिलेटेड क्या है, कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर। तो यानी कि कहाँ कहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल जो है ज़्यादा वेल फ्लोरिश्ड है, वेल स्टेब्लिश है, और उसी से रिलेटेड जो है क्लस्टर के बारे में भी हम बातें कर लेंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लस्टर हैं उसी से ही खाली बातें की जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसी से रिलेटेड कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स। तो इम्पोर्टेंट जो कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स हैं इंडिया के, उसी को देखते हैं। सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर्स इन यूपी। यूपी में कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे तो आपका कानपुर हो जाएगा। ये आपका कानपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है। ये फैक्ट्री यहां लोकेटेड हुई थी, उसके कारण क्या है, एक तो नंबर एक पे मार्केट की वजह से एंड चीप लेबर सप्लाई। ब्रिटिश पीरियड से चली आ रही ये चीज है। बाद के दिनों में इंडस्ट्रियल इनर्शिया फैक्टर काम करने लगा। बाद के दिनों में लेटर क्या है, बाद के दिनों में इंडस्ट्रियल इनर्शिया जो फैक्टर वो काम करने लगा। इंडस्ट्रियल इनर्शिया का मतलब कि ऑलरेडी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, ट्रांसपोर्ट वेल कनेक्टेड है, आना जाना यानी कि रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिश गुड्स चला जा रहा है, सप्लाई चला जा रहा है, लोग में एक चैन बन चुका है हर चीज का, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज वेल कनेक्टेड है। जो ऑनर्स हैं फैक्ट्री के वो ऑलरेडी इतना वेल फ्लोरिश है। तो ये फैक्टर के कारण कानपुर की इंडस्ट्री जो है आज भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, और इसी कारण इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट या मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा जो अदर सेंटर्स हैं यूपी में कॉटन से रिलेटेड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखते हैं अदर सेंटर्स क्या हैं। अदर सेंटर्स में अगर हम यहां वेस्ट यूपी से स्टार्ट करते हैं तो वो भी देखते चले। नंबर 1 पे सहारनपुर। ये सहारनपुर कॉटन टेक्सटाइल के लिए वहां पे हैंडलूम, पावरलूम, छोटे छोटे प्लांट बहुत सारे गांव में, छोटे छोटे टाउनों में इस्टेब्लिश है। जो बुनकर समाज है वो आज भी वहां पे इसमें निर्भर है, और कितनी जनरेशन, कितनी पीढ़ियों से काम करता चला आ रहा है। उसके अलावा बगल में आपका मेरठ पड़ेगा, शामली पड़ेगा। शामली में भी है कुछ प्लांट्स इसके, मतलब कि हैंडलूम, पावरलूम टाइप। फिर नेक्स्ट आएंगे आपका तो मुरादाबाद पड़ेगा, वहां भी बहुत सारी मिल्स हैं। ये मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, यहाँ मिल भी है, हैंडलूम भी है, पावरलूम भी है, सब कुछ है। मिल जो है अलीगढ़ में भी है आपका बहुत सारा। अलीगढ़ के बाद इधर जो है आपका बदायूं में भी है, यहाँ छोटे छोटे प्लांट्स हैं बदायूं वगैरह में। बरेली में भी हर तरह का है, जैसे आपका मिल भी है, आपका हैंडलूम भी है, पावरलूम भी है। आगरा भी इसका सेंटर है बहुत बड़ा। आगरा से आगे जाएंगे तो आपका इटावा पड़ेगा, वहां भी बहुत सारे जो है प्लांट्स हैं। इटावा में भी, हाथरस में भी इसके प्लांट्स हैं बहुत सारे।
यानी लूम, पावर लूम, हैंडलूम, अलीगढ़, हाथरस, इन सब में है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका कानपुर है। कानपुर के बाद आपका फिर ये गोरखपुर और ये इधर वाला जो बेल्ट है बिहार बॉर्डर से ईस्ट यूपी वाला, वहां पे भी चलकर हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो ये गोरखपुर हो गया। गोरखपुर से आप आगे निकलेंगे बिहार बॉर्डर पे सेम ऐसे वाराणसी जाने के लिए। तो गोरखपुर के बाद आपका जो बेल्ट पड़ेगा वो है आपका बीच में टांडा करके एक जगह पड़ता है जिसको अम्बेडकर नगर कहते हैं, वहां भी बहुत सारे मिल्स हैं। टांडा के बाद आपका थोड़ा सा उधर आगे जाएंगे खलीलाबाद है जो संत कबीर नगर, वहां भी बहुत सारी मिल्स हैं। और सॉरी ये क्या कहते हैं हैंडलूम, पावरलूम, उस साइड में ज्यादातर पावरलूम हैंडलूम टाइप है। ये आपका सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद है, बरेली, अलीगढ़, इन सब में क्या है आगरा हैंडलूम, पावरलूम और कॉटन मिल भी हैं। यानी कि मिल भी यहाँ पे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। बट इन सब जगहों पे टाटा वाटा में मिल बहुत कम है, ज्यादातर क्या है हैंडलूम, पावरलूम टाइप है। उसके अलावा जो है मुबारकपुर है आपका, आजमगढ़ में एक जगह पड़ता है मुबारकपुर। मुबारकपुर के बाद नेक्स्ट आपका पड़ेगा मऊ। मऊ से आगे जाएंगे तो आपका बनारस पड़ेगा। ये सारे के सारे जो है आपका मिर्जापुर में भी है। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा फेमस हैं आपके जो है कॉटन टेक्सटाइल वगैरह की, बहुत सारे, कहीं पे लूम, कहीं हैंडलूम, कहीं पे पावरलूम, ये सारी की सारी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी से संबंधित हमने क्या किया कि जो मेजर कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज हैं यूपी में वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, मेन शहर क्या है। अगर हम उसको क्लस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट क्लस्टर है, क्लस्टर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, सिग्निफिकेंट क्लस्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। यहां पे मेनली हम डिस्कस करेंगे अब हैंडलूम के बारे में या पावरलूम के बारे में, क्योंकि पहले हैंडलूम हुआ करते थे, अब बहुत सारे हैंडलूम पावरलूम में कन्वर्ट हो गए। और बहुत ज़्यादा जो भी बुनकर हैं उन्होंने अपने नए नए प्लांट जो है बिजली आधारित है, उनके नए नए प्लांट्स हैं। तो अगला हमारा जो ये टॉपिक है ये कॉटन टेक्सटाइल का क्लस्टर हैंडलूम और पावरलूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ एरियाज ये हैं कि वहाँ पे हैंडलूम पावरलूम बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट नंबर पे देखते हैं तो पहला पॉइंट हमारा यही हो जाएगा कि टोटल जो है 42 हैंडलूम क्लस्टर एग्जिस्ट इन यूपी, मतलब यूपी गवर्नमेंट का एक डेटा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 42 हैंडलूम क्लस्टर एग्जिस्ट इन यूपी। देखिए इस टाइम हम बातें किसके बारे में कर रहे हैं, हैंडलूम और पावरलूम के क्लस्टर के बारे में। किन एरियाज में हैंडलूम पावरलूम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। उस कॉन्टेक्स्ट में टोटल यूपी में हैंडलूम जो है 42 हैं। कितने हैं हैंडलूम क्लस्टर टोटल यूपी में, यूपी गवर्नमेंट ने उनको 42 अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड कर दिया है। अब उन्हीं क्लस्टर में मेजर जो क्लस्टर्स हैं जैसे कि आपका भदोही वाला जो जोन है उसके सराउंडिंग में जैसे मिर्ज़ापुर हो गया, आपका जो है कौशाम्बी हो गया, ये वाला जो बेल्ट है। उसके बाद आपका जो वाराणसी, बनारस, मऊ, ये वाला बेल्ट हो जाएगा। फिर ये टाटा, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर का एक क्लस्टर हो जाएगा। इटावा के सराउंडिंग एरियाज के जितने हैं, कानपुर उसके सराउंडिंग एरियाज में वहाँ पे भी बहुत सारे क्लस्टर्स हैं। उसके अलावा आपका जो है ये बदायूं, बरेली, इस एरियाज के भी क्लस्टर्स हैं। उधर जो है ये सीतापुर एक वो भी है। अब इन क्लस्टर के बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो पूरे यूपी को मेजर 3 या 4 क्लस्टर में डिवाइड किया जाएगा ताकि उनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझने में या लिखने में आसानी हो। तो फर्स्ट नंबर पे हमने जो है ये भदोही क्लस्टर, क्या है हमारा फर्स्ट नंबर पे जो टॉपिक्स होगा वो भदोही क्लस्टर होगा। और भदोही क्लस्टर में ये मेनली एक तो वहां पे कारपेट बनती है। क्या बनती है, कारपेट बनती है। उस भदोही क्लस्टर में कारपेट जो है ज्यादातर बनता है आपका इससे, क्या कहते हैं,
हैंडलूम यानी कि हैंड वीवर है, हैंडलूम है, हैंड वर्क है, मैनुअल वर्क है, सारा का सारा कारपेट भदोही का क्या है, मैनुअल वर्क है, मशीन बेस नहीं है, मैनुअल वर्क है। दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट, भदोही में सिर्फ नहीं बनती, भदोही और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में मिला करके ये बनती है कारपेट। और इसको भदोही के कारपेट्स को जीआई टैग भी दिया गया, नाम रखा गया भदोही कारपेट जीआई टैग। टोटल जो जीआई टैग के अंतर्गत भदोही कारपेट है, उसके अंतर्गत 9 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया कि अगर उन जगहों पे कोई कारपेट बनाता है तो उसको भदोही कारपेट के नाम से ही जाना जाएगा, उसी जीआई टैग में उसको शामिल किया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, भदोही। और ये क्या है, कारपेट सिटी ऑफ इंडिया, कारपेट सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ नोटेड कारपेट इन इंडिया। तो ये अगला पॉइंट क्या है इसका, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड नोटेड मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ नोटेड हैंडमेड कारपेट, हैंडमेड कारपेट। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया आपका। भदोही जो है पूरे इंडिया का एक तरह से कारपेट सिटी कहलाता है, जैसे मैंने यहां लिखा कारपेट सिटी ऑफ इंडिया। ये इट इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द कारपेट, लार्जेस्ट कारपेट बनाने वाला, इंडिया का सबसे बड़ा कारपेट बनाने वाला सिटी कौन सा है, भदोही है। इंडिया का सबसे ज्यादा कारपेट एक्सपोर्ट करने वाला कौन सा सिटी है, भदोही है। यहां पे एक अच्छी चीज क्या है कि जो यहाँ की कारपेट बनती है वो सारे नोटेड हैंडमेड का मतलब क्या हुआ कि हाथों से बुन करके तैयार किए जाने वाले कारपेट हैं। भदोही के सारे कारपेट किससे हैं, हाथों से बन करके तैयार किए जाने वाले हैं। इसलिए ये हैंडलूम क्लस्टर का एक तरह से बहुत बड़ा रोल है इसमें, ये बहुत बड़ा हैंडलूम क्लस्टर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जीआई टैग्ड भी है। क्या है ये, जीआई टैग्ड, यानी ये जो भदोही का कारपेट्स है इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ये जीआई टैग जो दिया गया है इसको, वो आपका कारपेट मैन्युफैक्चर्ड इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भदोही, 9 डिस्ट्रिक्ट जो भदोही और उसके सराउंडिंग में है, उनमें जो भी कारपेट बनेगा उसको भदोही कारपेट के नाम से जाना जाएगा। तो उसका जो है क्या जीआई टैग हो गया, जीआई टैग would be named as handmade carpet of भदोही। ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट है उसके सराउंडिंग में देखिए, उसमें भदोही हो गया आपका इटसेल्फ, उसके अलावा मिर्जापुर है, मिर्जापुर के अलावा आपका वाराणसी भी है, वाराणसी के अलावा आपका गाजीपुर है, गाजीपुर के बाद आपका सोनभद्र भी है, उसके अलावा कौशाम्बी है, इलाहाबाद है, जौनपुर है, चंदौली है। तो भदोही और उसके सराउंडिंग में टोटल मिलाकर के 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके कारपेट्स को भदोही का कारपेट के नाम से जाना जाएगा। और भदोही का कौन सा कारपेट, भदोही का कारपेट जो कि हाथों के द्वारा बनाया गया हो, उसके नाम पे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है सिल्क क्लस्टर ऑफ वाराणसी। नेक्स्ट हमारा क्या है, हैंडलूम के क्लस्टर की हमारा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट तो हमारा भदोही का हो गया साहब। भदोही के बाद हमारा जो है अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, सिल्क क्लस्टर ऑफ वाराणसी। हैंडलूम की बातें चल रही कि हैंडलूम को जो है यूपी को हमने क्लस्टर के हिसाब से अगर डिवाइड किया तो सेकंड नंबर का पॉइंट क्या हो जाएगा, सिल्क
क्लस्टर ऑफ वाराणसी। वाराणसी का जो ये सिल्क क्लस्टर है उस पे बहुत ही यूनिक तरह की जो है एक तरह से एम्ब्रॉयडरी बनती है। पाली लिटरेचर में भी इसको मेंशन किया गया है, ये जो बनारस की सिल्क है। और मेनली ये किसके लिए है प्रसिद्ध? साड़ी के लिए है। साड़ी बनती है यहाँ पे। साड़ी जो है बनारस की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बनारसी साड़ी सिल्क साड़ी कहलाती है। और इस क्लस्टर में एक चीज़ ये है कि साड़ी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो भी एक्सपोर्ट में ही जाते हैं। और मेनली ये एक तरह से 20% जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट पे है। 20% जो ये सिल्क साड़ी की साड़ियाँ बनती हैं वो एक्सपोर्टेड हैं। इंडिया में भी एक्सपोर्ट है। अगर इंडिया की बात की जाए तो जितने सदर्न स्टेट हैं उन सब जगह पे जाते हैं ये। इंडिया की जितने मेट्रोज हैं उस पर भी बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे आपका हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, आपका मुंबई, कोलकाता, इन सब जगहों पे, जयपुर है ना, जयपुर, इन सब जगहों पे ये जो साड़ी है यहाँ की बनारस की सिल्क साड़ी वो बहुत ही ज्यादा मार्केट में डिमांड है, यानी कि कस्टमर की बहुत बड़ी चॉइस है। उसके अलावा इसके अलावा जो है अगला पॉइंट क्या है, वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखते हैं तो जो बनारस की साड़ी है वो एक्सपोर्ट होती हैं कहां कहां पे? नेपाल, बांग्लादेश। बांग्लादेश के अलावा आपका जो है ये जो यूएई यानी कि गल्फ कंट्रीज और यूके, इन सब जगहों पे भी यहाँ की साड़ियाँ जो हैं एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और इसको जो है बरन सेयक यानी पाली लिटरेचर में क्या बोला गया है? पाली लिटरेचर में इसको बरन सेयक, बरन सेयक भी कहते हैं, यानी कि बनारस फैब्रिक या बनारस का बना हुआ कपड़ा। बरन सेयक मतलब बनारस का बना हुआ कपड़ा या बनारस फैब्रिक। तो ये बरन सेवक मतलब कि पाली यानी बौद्ध लिटरेचर या पाली लिटरेचर है, उसमें इसको बरन सेवक के नाम से मेंशन किया गया है। और ये यानी कब से इतनी पुरानी, यानी बहुत कितना पुरानी ये यहाँ की इंडस्ट्री है या इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, और कब से यहाँ पे लोग बनाते चले आ रहे हैं। इसका जो क्लस्टर वाला जो जोन है उसमें मेजर एरियाज में अगर हम देखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट है सराउंडिंग के, और यहाँ जो ये क्लस्टर फैला हुआ है उसमें एक जगह का नाम है मुबारकपुर। मुबारकपुर ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पे आज भी जो लोकल लोग हैं अर्बन एरिया के वो यही चाहते हैं कि फीमेल लेने की, फीमेल चाइल्ड लेने की बर्थ जो है की कामना करते हैं। क्योंकि लड़की पैदा होगी तो अंदर जो कारखा चल रहा है, हैंडलूम या पावरलूम जो भी जिसकी कंडीशन हो, उसको वो रन करती रहेगी और कमाई का सोर्स रहेगी बिफोर मैरिज तक। इसलिए यहाँ की ट्रेडिशन का हिस्सा बन गई थी कि लोग हमेशा वहाँ चाहते थे, क्योंकि शादी में जितना पैसा लगेगा लड़की को खर्च करने में उससे कहीं ज़्यादा वो लोग कमा लेंगे, क्योंकि लड़की की 20 साल 25 साल की आयु तक और लड़के खेलने कूदने इधर उधर चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ मुबारकपुर, मऊ, इन एरियाज में ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लोरिश है। और महिलाएं मेनली इसमें उनका इन्वॉल्व है। महिलाएं ही ये सारा काम जो है एक साइड में लगा देती हैं, कहीं धागा फंस जाता है तो उसको जाके छुड़ा करके सेट करके फिर से चली जाती हैं। दिन भर चलता रहता है वो कारखाना, इनका रनिंग में रहता है। तो मुबारकपुर, मऊ, टांडा एक जगह है वो भी इसी में आता है, यानी कि अंबेडकर नगर मुबारकपुर है, मऊ यानी कि आजमगढ़ के थोड़ा हट करके है। तो इस एरियाज की जो वहाँ पे मतलब फैला हुआ। उसके अलावा जो बनारस का जो अपना सराउंडिंग है, टाउन्स हैं, उन एरियाज में भी छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं, कुल कारखाने, जहाँ पे ये साड़ियाँ बनती हैं और ये साड़ियाँ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्लस्टर है वो आपका रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर का जो क्लस्टर क्या है, रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर। ये कहां पे है? गौतम बुद्ध नगर में है। तो देखिए
पहले नंबर पे जान लें कि क्लस्टर फेमस क्यों है। तो रेडीमेड गारमेंट एंड अपैरल के लिए प्रसिद्ध है ये। किसके लिए है? रेडीमेड गारमेंट एंड अपैरल। रेडीमेड गारमेंट एंड अपैरल के लिए ये क्लस्टर प्रसिद्ध है। इस क्लस्टर में हम देखेंगे कि जो इसके सराउंडिंग एरियाज हैं, जो रीजन है, कहाँ कहाँ पे ये फैला हुआ है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है या जो एरिया है, कहाँ कहाँ तक ये क्लस्टर फैला हुआ है। इसमें आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहां पे अपैरल पार्क बन रहा है या बन चुका है या रनिंग में है। क्या है? अपैरल पार्क। ये जो अपैरल पार्क है ये सप्लाई करेगा यहां पे या करता है, ठीक है। यमुना इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो नोएडा वाला है, यानी कि अपैरल रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर जो है नोएडा वाला, एक ग्रेटर नोएडा और एक गौतम बुद्ध नगर का, ये एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में। जैसे कि आपका यूएसए, कनाडा, यूके, इन सब जगहों पे इसका एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी लिख सकते हैं इसी का कि ये कहाँ कहाँ इस क्लस्टर से एक्सपोर्ट होता है। नोएडा, सॉरी, इसका एक्सपोर्ट होता है आपका यहाँ पे यूएसए, कनाडा, यूरोपियन यूनियन एंड यूएई, यानी कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट है। ये बहुत बड़ा मार्केट है, एक तरह से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हॉजरी एंड रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 4th नंबर का, हॉजरी एंड गारमेंट क्लस्टर। हॉजरी एंड गारमेंट क्लस्टर जो है ये आपका कानपुर में है। कहां पे? कानपुर में है। तो 4th नंबर का कौन सा है? हॉजरी एंड गारमेंट क्लस्टर। ये आपका कहां पे है? कानपुर में है। ये फेमस किस लिए है? ये कानपुर और उसके सराउंडिंग एरियाज में बहुत सारे छोटे 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 जो टाउन हैं, उनमें एक टाउन का नाम है रूमा, वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मेनली ये कानपुर सिटी है। क्या है? कानपुर सिटी में ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये हॉजरी के लिए है और अपैरल के लिए, यानी कि रेडीमेड गारमेंट वगैरह होता है उसी के लिए ये प्रसिद्ध है। हॉजरी के लिए और रेडीमेड गारमेंट के लिए ये प्रसिद्ध है। अच्छा, मेनली जो ये सेंटर कॉन्सेंट्रेटेड है, कहां पे है? कॉन्सेंट्रेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ सिटी, यानी कानपुर जो सिटी है उसके सेंट्रल पार्ट में ये इसका क्लस्टर है। एंड एक टाउन है उसका नाम है रूमा, एंड इन ए सब अर्बन एरिया कॉल्ड रूमा। कोई एक छोटा सा टाउन है उसके बाहर साइड में या उसके आउटस्कर्ट्स पे रूमा नाम से, वहां पे भी इसका क्लस्टर सेटल्ड है। ये हमने जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर के बारे में बात की। उसके अलावा देखिए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल क्लस्टर हैं जो कि अलग अलग अपना यूनिक रखते हैं। अगर हम वेस्ट यूपी से स्टार्ट करते हैं तो जैसे मेरठ जोन है, वहां पे भी बहुत सारे अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसके अलावा आपका जैसे कि पिलखुआ हापुड़ है गाजियाबाद, वहां पे भी आपका चादर है, बेडशीट है, लुंगी है। और कहीं पे जैसे सीतापुर है वहां भी बनता है, बरेली में बनती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस पे बहुत सारी नक्काशी और कलाकारी भी होती है जो कि ट्रेडिशनल है, वो पता नहीं कब से चली आ रही है। उनमें एम्ब्रॉयडरी जिसे हम कहते हैं या इनले वर्क, तो एम्ब्रॉयडरी या इनले वर्क या डिजाइन, वो कोफ्ताकारी या आपका जरी जरदोजी, जैसे जरी जरदोजी या आपके शाहजहांपुर में, बरेली में, बदायूं में, आजमगढ़ में, मुबारकपुर, इन सब जगहों पे, बनारस में, इन सब जगहों पे क्या है? जरी जरदोजी है। यानी कि ऐसे बारीक बारीक धागे या तार होते हैं उसके, क्या कहते हैं, जो कि गोल्ड के या सिल्वर के, बहुत ही बारीक, उसको ऐसे सुई से लेकर के ऐसे सुई नुमा कोई चीज होती है, उसको ऐसे कोच करके उसको उसमें सेट करके फूल और डिजाइन और बूटे बनाते हैं। उसके अलावा चिकनकारी आपका लखनऊ में है। ऐसे जो है वहां पे क्या कहते हैं, फर्रुखाबाद में एक ऐसे कपड़े पे एक छपाई होती है,
उस पर एक यूनिक किस्म का एक डिज़ाइन ऐसे बनता है जो यूएस में वो कपड़ा जो है जा करके एक्सपोर्ट होता रहता है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट है, और जो कि क्राफ्ट, इसके अलग अलग क्राफ्ट भी है इस मामले में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड चैलेंजेस। तो चैलेंजेस यानी कि कॉटन टेक्सटाइल को क्या क्या समस्याएं आती हैं उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। चैलेंजेस में अगर देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे पॉसिबिलिटी ऑफ जो है रॉ मटेरियल है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, पॉसिबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कमी है पहले नंबर पे। तो चैलेंजेस हम देखते हैं, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनसे कॉन्सर्न्स हैं। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका, पॉसिबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कमी होना, पहली चीज क्या है आपका, रॉ मटेरियल की कमी है इंडिया में या यूपी में, और उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है, जैसे कीनिया से, इजिप्ट से, यूएसए से, टर्की से, ये सब मतलब कि इंपोर्ट होकर के आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूपी के ज्यादातर वो हैं मैनुअल बेस हैं। मैनुअल बेस अगर कोई भी प्लांट्स रहेगा, जैसे हैंडलूम मैनुअल बेस है, क्या है आपका हैंडलूम, तो ये लेबर एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत है, तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। क्या पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा रहेगा। ट्रेडिशनल है कोई सी ज्यादातर, मतलब कि जो यहाँ के वो हम प्लांट्स हैं वो सारे के सारे जो है एक तरह से आउटडेटेड हैं, अपडेटेड नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जो है अपडेशन और अपग्रेडेशन भी नहीं है यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं लेक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपडेशन एंड अपग्रेडेशन, जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिलते हैं चाइनीज से, चाइना से मेनली उनका जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा अपडेटेड और अपग्रेडेड रहता है। ये सारे के सारे इसके एक बहुत बड़े मतलब की फैक्टर्स हैं। मशीनरी बेस वर्क नहीं है, मशीनरी बेस वर्क ना होने के नाते इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं अप्लाई हो पा रहा है, कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, इसलिए प्रॉफिट कम होगा। तो मशीन बेस वर्क कम होने के कारण ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फ्रेगमेंटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, या हैंडलूम या क्लस्टर जो भी है, अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है ये सारा का सारा ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, कोई आपस में इनका समन्वय यानी कोई आपस में तालमेल, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन नहीं है, इंटरलिंकिंग या आपस में इंटरडिपेंडेंसी भी नहीं है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा मार्केट से दूर हैं। जो मार्केट की डिमांड होती है उस हिसाब से अपनी पैदावार को नहीं कर पाते, बस ये अपना एक रोटेशन वाइज जो है चीजें पैदा करती रहते हैं, चाहे वो मार्केट में डिमांड में रहें या ना रहें। तो ये फ्रेगमेंटेड और उसके हो जाता है। इरेटिक जो है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है इरेटिक पावर सप्लाई। आपने सुना होगा मैक्सिमम टाइम पे जो बुनकर हैं आपके आजमगढ़, मऊ साइड, और न्यूज में भी था ये में रहती हैं चीजें, बनारस साइड के जो साड़ी वाले, वो क्लेम कर रहे हैं कि इरेटिक पावर सप्लाई, लेक ऑफ पावर सप्लाई, वो भी एक फैक्टर है जिसके कारण उनका हैंडलूम रेगुलर रन नहीं कर पाता, और जो डिमांड होती है वो मार्केट की वो पूरी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पावर सप्लाई के अलावा अगर हम आ जाते हैं तो आपका जो है इंफ्रा, उसकी भी कमी है। तो लेक ऑफ इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक, जो हिंटरलैंड्स है वेल कनेक्टेड नहीं है अर्बन एरियाज से, या जो प्रोडक्शन सेंटर वो छोटे छोटे टाउन्स में है, वो आपका मेन स्ट्रीम जो है बड़े बड़े सिटीज से आसानी से ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग की दिक्कत आती है, उनका स्टॉकिंग की समस्याएं हैं। ये सारे के सारे जो है एक बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं। और उसके अलावा जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे
जो अपैरल यानी कि क्लॉथ या गारमेंट्स बनाया जाता है, उसको बनाने में बहुत तरह के केमिकल्स की जरूरत होती है। सोडियम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट्स और केमिकल्स, ऐसे बहुत सारे, सोडा, अल्कली और डाइज, अलग अलग कलर्स, अलग अलग मतलब कि पेस्ट, बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत होती है। ये केमिकल बहुत ही हाईली पॉल्यूटेड होते हैं, बहुत हाईली पॉल्यूटेड होते हैं, बहुत भारी मात्रा में वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये सारे के सारे इन्वायरमेंट को लॉस करते हैं। वो जो केमिकल है वो डायरेक्टली डिस्चार्ज होते हैं किसमें, रिवर में या कैनाल में, या डंप कर दिए जाते हैं। तो ये एक तरह से बहुत हाईली पॉल्यूटेड है। पहला चीज तो ये हो गया कि जो इसमें केमिकल यूज होता है वो बहुत ही हाईली पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो मतलब कि आपका पहले टाइम पे जो कॉटन का रॉ मटेरियल था, वो या तो वो प्लांट बेस हुआ करता था या वो एनिमल बेस हुआ करता था। प्लांट बेस का मतलब कि जैसे ये आपका कॉटन टेक्सटाइल है वो हो गया, या जूट टेक्सटाइल है, कोई भी टेक्सटाइल, वो प्लांट बेस था। एनिमल बेस का मतलब कि जैसे आप मान लीजिए ऊल है, उलन, वो एनिमल बेस है। तो इसकी जगह पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सब अब ज्यादा पॉपुलर होने लगे हैं। क्या क्या, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड नायलॉन, रेयान, ये सारे के सारे क्या इनमें कमी है। रेयान क्या होता है, RAYN, ये आपका जो है ऊड जो होता है, ऊड सेलुलोज, उससे बनाया जाता है रेयान। ये सारे के सारे बहुत आसानी से आपका डिकम्पोज नहीं होते, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। क्या है ये, नॉन रिन्यूएबल है, ये आसानी से डिकम्पोज नहीं हो सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बट पब्लिक की चॉइस क्या होती है, ये यही है। इसके कारण क्या है कि इसमें वॉशिंग में टाइम कम लगता है, ये बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन का बन जाता है, ये चीप भी पड़ता है प्रोडक्शन में, और इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। उसके अलावा अगर हम फुट प्रिंट की बात करें, यानी कि एक बंदा कितना ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट को लॉस करता है, पर हेड इन्वायरमेंट की कितनी ज़्यादा पर कैप्टा इन्वायरमेंट लॉस की बात करें, फुट प्रिंट की बात किया जाए, तो जो फैशन टेक्नोलॉजी है या जो फैशन है, फैशन का कल्चर है, वो दिन ब दिन बदलता रहता है। तो जो अपैरल या गारमेंट इंडस्ट्री है, गारमेंट या क्लॉथ इंडस्ट्री है, उसका डिमांड भी बहुत हाई मात्रा में बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से बहुत मैसिव लेवल पे इन्वायरमेंट को हम लॉस करते हैं कहीं ना कहीं। और रिसाइकल, रीयूज का कॉन्सेप्ट बहुत कम अप्लाई होता है, क्योंकि एक बार अपैरल को या क्लॉथेस को यूज करने के बाद वो एक तरह से यूजलेस हो जाता है और डंप कर दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें देखते हैं। और उसके अलावा जो है हमारा, देखिए यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यूपी के जो लेबर्स हैं, नंबर 7 के बाद नंबर 8 पॉइंट हो जाएगा इसी चैलेंजेस में। थाउजेंड्स ऑफ लेबर माइग्रेटेड, क्या है, 8 पॉइंट हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड लेबरर migrates या travel migrates to महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु फॉर टेक्सटाइल वर्क। यूपी के बहुत बड़ी मात्रा में जो लेबर हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात और वहां के तमिलनाडु के टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में जाकर के काम करते हैं। अगर ये कितना बेहतर होता कि यूपी के लेबर यूपी के ही फैक्ट्रियों में काम करते और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हमारे पास फैक्ट्रियाँ होती, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूपी के पॉइंट ऑफ से देखते हैं हमको, तो आपका जो है कंपटीशन, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत टफ कंपटीशन है इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इनसाइड इंडिया की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे क्या है, इनसाइड इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन आपको महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु से मिल रहा है। किससे, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु,
इनसे यूपी को बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा है। वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो आपका जो है बांग्लादेश, इंडोनेशिया एंड आपका वियतनाम, ये जो है बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं हमारे अपैरल, हमारे गारमेंट्स को। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? रीजन क्या है? ड्यू टू द एडवांटेजेस ऑफ चीप लेबर एंड इंटरनेशनल सपोर्ट। इंटरनेशनल सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि यहां जैसे कि ये एलडीसी में आती हैं बांग्लादेश वगैरह, तो एलडीसी होने के नाते इन पे टैरिफ जो है कम लगाते हैं जो डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस या यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा, तो जिसके कारण इनका जो है प्रोडक्ट वहां के मार्केट में सस्ता पड़ता है। इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ ज्यादा लगता है, जिसके कारण इंडिया का प्रोडक्ट महंगा रहता है इन सब मार्केट्स में। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो है चीप लेबर है, यानी यहाँ लोकल मार्केट्स में जो वर्कर हैं उनकी भी तनख्वाह भी कम होती है और वो आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं। अब देखिए इन सब के सॉल्यूशन के लिए यूपी गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम स्टेप उठाए हैं इन समस्याओं के समाधान के लिए, अब उसके बारे में हम डिटेल में बातें करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो है समाधान की अगर बात की जाए, तो सॉल्यूशन की बात की जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या समाधान है, क्या क्या मतलब कि स्टेप उठाए। फर्स्ट नंबर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के देखते हैं, सेकंड नंबर पे यूपी गवर्नमेंट का, और फिर उसके बाद विराम देते हैं अपने टॉपिक्स को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पहला फर्स्ट नंबर पे जो हमारा है ये प्रोड्यूसर लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। तो इसका सॉल्यूशन या गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है? प्रोड्यूसर लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। पहले नंबर पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की का इनिशिएटिव देखते हैं। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना, इनिशिएटिव्स। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट किया गया है। ये 30 या 32 जो है सेक्टर्स के लिए है मेनली, और 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। उसके अंतर्गत जो है जो भी आपका कॉटन टेक्सटाइल है, जूट टेक्सटाइल है, सिल्क वगैरह है, अपैरल है, फाइबर है, उन सबको के लिए इंसेंटिव जो है 7 से 15% जो है इंसेंटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो 7 to 15% इंसेंटिव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें देती है। कितना देती है? 7 to आपका 15% इंसेंटिव देती है, इंसेंटिव देती है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंतर्गत। सेकंड नंबर पे आपका इसी के अंदर जो है पीएम मित्रा पार्क आ जाएगा। मित्रा पार्क, प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन है अपैरल पार्क। इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल, टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये गलत हो गया, टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। तो पीएम मित्रा पार्क है, ये भी मुझे लगता है 2021 में स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत 7 पार्क जो है आपके घोषित किए गए हैं, अनाउंस किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उस 7 पार्क में से यूपी को जो एक पार्क मिला है वो आपका कहां पे इस्टेब्लिश हो रहा है अभी? लखनऊ और हरदोई में। लखनऊ और हरदोई का जो बीच का हिस्सा है, दोनों मतलब डिस्ट्रिक्ट उसमें शामिल है, वहां पे ये पार्क बनाया जा रहा है। और अप्रोक्सीमेटली 1000 लैंड जो है डिमार्केट किया गया। कितना? 1000 एकड़, 1000 एकड़ लैंड जो है डिमार्केट किया गया इसके लिए। ये जो पार्क है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल पे इस्टेब्लिश किया जाएगा।
इसमें सेंटर और स्टेट दोनों भागीदार होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है 49% भागीदारी होगी, 51% जो है स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी होगी। मुझे लगता है 300 की कितना करोड़ इस बार के बजट में भी शायद इसको दिया गया है। 300 करोड़ रुपया यूपी गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में अनाउंस किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि खाली इसी के ऊपर आपको, तो 300 करोड़ लमसम जो है यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए अनाउंस किया था। उसके अलावा जो है आपका एफडीआई जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही अभी बातें चल रही हैं। एफडीआई जो है 100% कर दिया गया है इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, अलाउड इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। टेक्सटाइल को बनाने में उसको मतलब कि जो भी उसके प्रोसेस हैं उसको करने के लिए एफडीआई आपको 100% अलाउ कर दिया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हो गई। अब हम मूव करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमों की तरफ। इस स्टेट गवर्नमेंट की अगर स्कीमों को बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाएगा, एक पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की और उसका नाम है यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी। यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी ये पहले नंबर पे लाई गई थी 2017 में। यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी के दोबारा 2022 में लाया गया, सेकंड रिवाइज्ड फॉर्म में लाया गया। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। पहले नंबर पे आपका जो है यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 की जो है यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी फर्स्ट नंबर पे आई है। इसके अंतर्गत जो है यूपी गवर्नमेंट ने, जैसे पीएम मित्रा है उसी के पैटर्न पे, पीएम मित्रा के पैटर्न पे यूपी गवर्नमेंट ने इसके अंतर्गत नंबर 1 पे यूपी गवर्नमेंट अनाउंस्ड 11 अपैरल पार्क या गारमेंट पार्क, अपैरल पार्क इन प्राइवेट एसोसिएशन, यानी प्राइवेट के साथ मिलकर के यूपी गवर्नमेंट पूरी यूपी भर में 11 पार्क बनाएगी। ठीक है, ये जो 11 पार्क बनेंगे यूपी गवर्नमेंट के, वो कहां कहां पे अनाउंसमेंट, उनमें से जो 11 का अनाउंसमेंट हुआ उनमें से 6 पे जो है 6 पार्क जो है आपका, ये मतलब कि एक तरह से इस पे वर्क स्टार्ट हो चुका है, 6 पार्क पे, और ये अनाउंस भी किया जा चुका है या डिमार्केट किया जा चुका है एरिया, जिसमें आपका गोरखपुर है, मऊ, भदोही, अलीगढ़, बागपत और शामली के केरला में वर्क स्टार्ट हो चुका है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो है एरिया और जमीन सब कुछ यहाँ पे डिमार्केट की जा चुकी है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे यूपी गवर्नमेंट का जो है इसके रिलेटेड जो टेक्सटाइल है। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ये जो गारमेंटिंग पॉलिसी लिखी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इट आल्सो इंक्लूड्स ऑल अदर सब ब्रांचेज ऑफ टेक्सटाइल। सब ब्रांचेज ऑफ टेक्सटाइल का मतलब कि जैसे कि आपका जूट टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। प्लस ये आपका गारमेंटिंग जो वर्ड लिखा, गारमेंटिंग का तात्पर्य यहां पे ये हो जाएगा कि एक गारमेंट बनाने के लिए आपको कितने प्रोसीजर स्टार्ट करने पड़ते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में पहले नंबर पे कॉटन का प्रोडक्शन होगा, तो उसके एरिया में जो है कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज को डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि अलीगढ़, हाथरस से मथुरा, आगरा, इस जोन में कॉटन टेक्सटाइल के आपका प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। कहां पे,
हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, आगरा। तो कॉटन टेक्स्ट मतलब कि कॉटन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए लोकल लेवल पे क्या है, कॉटन जो प्रोडक्शन है उसके लिए, उसको डेवलप करने के लिए जो वर्क चल रहा है वो आपका कहां पे है, अलीगढ़, हाथरस, सारे कॉन्टिगुअस डिस्ट्रिक्ट हैं, हाथरस, आगरा एंड मथुरा, ये सारे कॉन्टिगुअस डिस्ट्रिक्ट हैं, एक साथ ही हैं। अलीगढ़ से चलेंगे तो पहले नंबर पे मथुरा पड़ेगा, उसके बाद सॉरी हाथरस पड़ेगा, हाथरस के बाद मथुरा, उसके बाद अलीगढ़ आगरा पड़ेगा। तो पहले नंबर पे अलीगढ़ से चलेंगे तो क्या पड़ेगा, हाथरस, दूसरे नंबर पे मथुरा, तीसरे नंबर पे आगरा। तो ये सारे के सारे एरिया में कॉटन टेक्सटाइल के लिए मतलब काम किया जा रहा है। उसके अलावा जो है जो प्रोसेसिंग वर्क होता है इसमें, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे डाई है, उसके लिए भी आपका डाइंग के लिए भी काम चल रहा है। उसके अलावा केमिकल वगैरह की जरूरत होती है। ये क्लॉथेज जो होते हैं उसमें बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी, ब्रोकेट्स और डिजाइन्स होती हैं, तो एम्ब्रॉयडरी उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा इसी के अंतर्गत। और जितना भी मतलब कि इसका वर्क है वो सारे के सारे रेडीमेड्स कारपेट्स हैं उसको भी इसी के अंदर बढ़ाया दिया जाएगा। स्पेशल इंसेंटिव्स की बात कही गई है इसमें, स्पेशल इंसेंटिव्स फॉर पूर्वांचल, मध्यांचल एंड पूर्वांचल, मध्यमांचल और एक तीसरे नंबर का है जो आपका बुंदेलखंड। तो इन जगहों पे आपको जो है इंसेंटिव्स, अगर यहाँ के कॉटन टेक्सटाइल मिल को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स दिया जाएगा ज्यादा मात्रा में, तो स्पेशल जो है फोकस किया गया है बुंदेलखंड, आपका मध्यमांचल और पूर्वांचल, इन तीनों जगहों पे मेनली जो है। और उसके अलावा जो है लैंड कॉस्ट सब्सिडी, लैंड कॉस्ट सब्सिडी ये दिया जा रहा है इसके अंतर्गत। उसके अलावा जो है स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन, क्या है, स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन। स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन के अलावा जो है कैपिटल सब्सिडी दिया जा रहा है इसमें, कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी के अलावा जो है इसमें कैपिटल सब्सिडी ऑन प्लांट्स एंड मशीनरी, ऑन प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंसेंटिव्स रिलेटेड टू एनर्जी। एनर्जी से रिलेटेड भी इंसेंटिव दी जाएगी इसमें। तो ये जो आपका जो है यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 है, उसके अंतर्गत नंबर 1 पे जो है 11 जो है अपैरल पार्क बनाने की बात प्राइवेट जो है सेक्टर के थ्रू बनाया जाएगा। किसके थ्रू बनवाया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट से बनवाया जाएगा, जिसमें गोरखपुर, मऊ, भदोही, अलीगढ़ और आपका बागपत और शामली, इसके लिए जो है एरिया डिमार्केट कर दिया गया, अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और शामली पे वर्क भी बाकायदा स्टार्ट हो चुका है, किराना जो आपका यहाँ का तहसील है उस एरिया में। उसके अलावा जो है ये मतलब इसमें सब ब्रांचेस को भी शामिल किया गया टेक्सटाइल के, जैसे कि आपका जूट टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल और जितने भी टेक्सटाइल आते हैं सारे के सारे इसमें शामिल किया गया। उसके अलावा गारमेंटिंग पे भी इसको फोकस किया गया है। गारमेंटिंग का यहाँ जो वर्ड जोड़ा गया उसका मतलब ये होता है कि जैसे प्रोसेसिंग बहुत लंबी होती है कपड़े की, कहीं पे वॉशिंग, जैसे हम जीन्स पहनते हैं ये मंकी वॉश होता है, तो कहीं वॉशिंग, थ्रेशिंग और उसके अलावा जो है डाइंग, ठीक है, और उसको सिंथेसाइज किया जाता है अलग अलग, कहीं एम्ब्रॉयडरी वर्क, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। उसके अलावा ये कॉटन प्रोडक्शन जो है आपका एरिया डेवलप किया जा रहा है कि एक पार्टिकुलर एरिया में कॉटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग सब्सिडी और इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, जिसमें अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और ये आगरा वाला जो बेल्ट है। उसके अलावा जो है प्रोसेसिंग वगैरह पे स्पेशल वो है, और स्पेशल इंसेंटिव जो है आपको पूर्वांचल, मध्यमांचल और आपका बुंदेलखंड जोन को दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत लैंड कॉस्ट सब्सिडी दी जा रही है। लैंड खरीदेंगे
तो सर्टेन अमाउंट में जो है गवर्नमेंट आपको 25% सब्सिडी देती है इसके अंतर्गत। और ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर खरीदेंगे तो 15% मात्र देगी, और जगहों पे खरीदेंगे यूपी में जमीन तो देगी आपको 25% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट बियर करेगी। स्टैंड ड्यूटी एग्जम्पशन इसके अंतर्गत है। और उसके अलावा जो है कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है प्लांट पे मशीनरी वगैरह खरीदने में। जो भी आप टेक्सटाइल के प्लांट्स लगाएंगे, टेक्सटाइल की मशीनें खरीदेंगे, उसके लिए आपको कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है। उसके अलावा इंसेंटिव्स रिलेटेड टू आपका एनर्जी वगैरह पे भी रिबेट दिया जा रहा है इसके अंतर्गत। ये सारी की आपका नंबर 1 पॉइंट हो गया आपका कॉटन टेक्सटाइल। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो एक स्कीम है, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। यूपी गवर्नमेंट ने बजट में भी इसके लिए कुछ अमाउंट जो है सैंक्शन किए थे इस बार। अमाउंट एग्जैक्ट हमें ध्यान नहीं है, बट इसके लिए एक सर्टेन अमाउंट इस बार सैंक्शन किया गया है बजट में। तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम, वाजपेयी या वाजपेयी होता है, ये वी से होता है शायद, वाजपेयी पावरलूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम। फ्लैट रेट स्कीम एक तो ये हो गया। मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना, मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर पुरस्कार योजना, नहीं दोनों रहता है इसे, पुरस्कार योजना। इसके अंतर्गत 500 जो है पर बुनकर जो है 500 दिया जाता पर मंथ, पर वीवर 500 रुपीज दी जाती हैं। जो 60 साल से प्लस हो जाते हैं उनको ओनली 60 साल से प्लस वालों को दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता। उसके अलावा जो है आपका मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। और इसको तो मैंने सुना भी था, मुझे लगता है कि योगी जी ने एक बार अपने इसमें असेंबली में भी ये बात बोला था इसको लेकर के, और कोट किया था कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड, तो भी लिख लेते हैं। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है भाई, नोट कर लीजिए। हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। यूपी नेडा का मतलब उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये जो है सब्सिडी रेट पे जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देती है, इंसेंटिव देती है उन लोगों को जो कि हैंडलूम से, यानी कि जो बुनकर हैं, ताकि वो सौर ऊर्जा से अपने प्लांट्स को रन कराएं। तो उसके लिए सब्सिडी दी जाती है और गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज रेट पे कुछ इंसेंटिव वगैरह भी देती है। तो ये हो गए सारे के सारे जो है कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड। और आप लोगों को अगर कोई सुझाव हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स होगा वो इससे कॉटेज इंडस्ट्री और एमएसएमई से रिलेटेड होगा। यूपी में कहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं और एमएसएमई हैं। और यहीं पे हम विराम देते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी समस्या हो, चाहे पीटी से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड, आप लोग डायरेक्टली जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।